हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे एक नया टॉपिक लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एच पैरामीटर्स। ठीक, कुछ ईसीसी के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एच पैरामीटर मॉडल के कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सॉल्व करके बता दीजिए। तो वही मैं एक वीडियो के थ्रू उसको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना जा रहा हूँ। स्पेशली ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिलेबस में है और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। ठीक, देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को, कि एक क्वेश्चंस कॉलेज से दिए गए हैं आप लोगों को, 5 क्वेश्चन है जो मेरे पास मुझे मिले हैं कहीं से। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का रखा गया है। तो मैं सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एच पैरामीटर्स होते क्या हैं और एच पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी सर्किट को। ठीक, तो जनरली आप लोगों को 5 सर्किट दी गई है, उसी 5 सर्किट्स को ही सॉल्व करना है और उन्हीं सॉल्यूशंस के थ्रू क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे। ठीक, अब देखिए मैं पहले पेज पे चलता हूँ। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता दें कि एच पैरामीटर होता क्या है और एच पैरामीटर फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो जनरली जब भी हम किसी 4 टर्मिनल या 3 टर्मिनल नेटवर्क की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें 4 टर्मिनल्स हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, कई बार ये नीचे वाला टर्मिनल कॉमन होता है तो 3 टर्मिनल होता है, दोनों अलग अलग होंगे तो 4 टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक, तो मैं थर्ड ही मान लेता हूँ क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं इसमें दोनों टर्मिनल्स कॉमन माने गए हैं। ठीक, अब इसमें जो हमारी करंट इंटर करती है इसको हम लोग I1 या II ले लेते हैं और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग लेते हैं V1। ठीक, इसी तरह से जो करंट आउटपुट करंट होती है उसको हम लोग ले लेते हैं I2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसको हम लेते हैं V2। ठीक, कई जगहों पे इनपुट करंट को II, इनपुट वोल्टेज को VI और यहाँ पे आउटपुट करंट को IO और आउटपुट वोल्टेज को VO लिया जाता है। ठीक, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटेशन चाहे जो भी यूज कर लीजिए, नोटेशन सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। अब एच पैरामीटर होता क्या है, एच पैरामीटर मॉडल में हम लोग करते क्या है। तो देखिए इस सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज यानी कि V1 और आउटपुट करंट यानी कि I2, इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर। अब ये किसके टर्म में होंगे, तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट करंट है I1 और आउटपुट जो वोल्टेज है V2, इसके टर्म में होंगे। ठीक, यहाँ पर भी दूसरा जो फंक्शन है ये भी हमारा इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के टर्म में होगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को डिपेंडेंट और इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, अब हम लोग करते क्या है कि जब इसके कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं, जैसे कि मल्टीपल्स में यहाँ लिखा था है H11 प्लस यहाँ लिखा था है H12 और यहाँ पे लिखा था है H21 और प्लस H22। जनरली एक इसको पूरा निकालने का एक प्रॉपर तरीका है, इसमें हम लोग V1 को I1 और V2 का फंक्शन मान करके डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्वांटिटी जाती हैं। ठीक, तो लिखा वहाँ से जाता है। तो ये चीज़ें मैं, चूँकि वो जब हम ट्रांजिस्टर के कैलकुलेशन की बात करते हैं या फिर अदर सर्किट्स में एच पैरामीटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उस तरह से निकाला आता है। यहाँ जनरली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आप लोग जेड पैरामीटर, जी पैरामीटर, वाई पैरामीटर सब पढ़े होंगे, तो उस टाइप से ये भी है एच पैरामीटर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हमको H11 और H21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो इसमें 2 केसेस और भी आते हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे कहीं पर भी वोल्टेज सोर्स होता है, तो वोल्टेज सोर्स में होता क्या है, ये वोल्टेज सोर्स में कोई एक सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स, जो कि ES एनर्जी देता है और जस्ट इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा होता है। ठीक, वोल्टेज सोर्स में तो जब भी हम लोग वोल्टेज सोर्स को जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो जीरो करने की बात करेंगे तो जनरली इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो इसका इंटरनल इम्पीडेंस होगा उससे रिप्लेस कर देंगे इसके आउटपुट को। ठीक, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है। ठीक, तो जनरली हम लोग जो आउटपुट होगा उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। जब भी हम कहेंगे कि V2 को मैं हटा रहा हूँ या V2 को 0 कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, V2 को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा। अगर कहीं पे करंट सोर्स लगा हो और करंट सोर्स को हटाना हो तो वहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट करने का रीजन क्या होता है, यहाँ पे जैसे करंट सोर्स का प्रेजेंटेशन ऐसे होता है इस तरह से, और इसके पैरेलल में लगा होता है इनफाइनाइट
कह सकते हैं आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का रजिस्टर। ठीक, अब इनफाइनाइट का लगा हुआ है, तो जब हम इसको जीरो करेंगे तो इसको जीरो करने के बाद हमारा जो सर्किट होगा ये लगभग ओपन की तरह किया जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट का ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस बहुत हाई अमाउंट का होता है। ठीक, तो ऐसा कुछ एजम्पशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे हम वही चीज़ करने वाले हैं। जब मैं V2 जीरो करूँगा तो V2 जीरो करने का मतलब क्या है कि आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ठीक, और जब मैं I1 जीरो करूँगा तो I1 को जीरो करने का मतलब क्या है, इनपुट को ओपन सर्किट कर दूंगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहीं पे V2 को जीरो करने का मतलब आउटपुट शॉर्ट सर्किट, और I1 को जीरो करने का मतलब इनपुट ओपन सर्किट। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब हम V2 को जीरो करेंगे यानी कि हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा V2 जो होगा उसको हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक, अब V2 को जब जीरो करेंगे तो हमको क्वांटिटी कौन कौन सी मिलेगी, तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशंस को। ये हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो हमारा क्या आता है, पहले इक्वेशन में अगर V2 को जीरो करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो हमको यहाँ से H11 की वैल्यू मिल जाएगी। H11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1/I1। ठीक, और V1/I1 को चूंकि V/I है तो ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। ध्यान से सुन लीजिएगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या बोला जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक, कब, विद सॉर्टेड आउटपुट। ठीक, ध्यान रखिएगा, इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट सॉर्टेड आउटपुट। ठीक, आउटपुट को सॉर्ट किया है तो हमारा इनपुट इम्पीडेंस कितना है। इसी तरह से दूसरी क्वांटिटी में अगर हम V2 को जीरो करेंगे तो यहाँ क्या हमको मिल जाएगा, H21 की वैल्यू, H21। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जीरो कर देते हैं टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से H21 की वैल्यू निकालेंगे तो I2/I1 आएगा, हमारा क्या आ जाएगा, I2/I1। और I2/I1 क्या होता है, ये बुलाता है फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक, फॉरवर्ड करंट गेन। और ये कब निकाला जा रहा है, ये भी उसी केस में है, व्हेन आउटपुट इज सॉर्टेड। ठीक, आउटपुट सॉर्ट करेंगे तभी दोनों केसेस मिलेंगे, दो चीज़ें मिल जाएंगी हमको। तो आपको समझ में आ रहा है कि H11 और H21 ये दोनों क्वांटिटी कब मिलेंगी, जब हमारा आउटपुट सॉर्ट होगा। ठीक, इसी तरह से जब हम लोग इनपुट को सॉर्ट करेंगे, इनपुट को सॉर्ट करने का मतलब इनपुट को ओपन सर्किट करेंगे जब I1 की वैल्यू जीरो लेने जा रहे हैं। तो I1 की वैल्यू जीरो करेंगे तो उसके इसमें क्या क्या मिलेगा हमको, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब I1 को जीरो करें तो पहला टर्म हमारा जीरो होगा, उसके इसमें हमको मिलेगा H12। H12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए तो V1/V2। इसको जनरली हम लोग अगर V1 होता है तो उसको जनरली बोलते हैं वोल्टेज गेन। ठीक, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है, V1/V2 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक, या कई जगह पे रिवर्स वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है। तो रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा कब, विद ओपन इनपुट। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन विद ओपन इनपुट। इसी तरह से जब हम लोग दूसरे टर्म में I1 को जीरो करेंगे तो I1 को जीरो करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, H22 की वैल्यू। H22 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी I2/V2। ठीक, I2/V2 आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/V2/I2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और V2/I2 क्या है, इम्पीडेंस के इक्विवेलेंट होता है। देखिए यहाँ पे V1 इनपुट इम्पीडेंस लिए थे, यहाँ V2/I2 लिया, तो ये आउटपुट इम्पीडेंस के इक्विवेलेंट आएगा। और आउटपुट इम्पीडेंस के इक्विवेलेंट ये आ रहा है, तो H22 क्या हो जाएगा, 1 इम्पीडेंस है तो एडमिटेंस आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आउटपुट एडमिटेंस। ठीक, विद ओपन इनपुट। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम लोग I1 को जीरो कर रहे हैं तो उसके इसमें इनपुट ओपन है, जब V2 को जीरो करें तो उसको उसमें आउटपुट शॉर्टेड है। तो ये सारे फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे आगे। इसी ध्यान रखिएगा, हम लोग को H पैरामीटर जब फाइंड आउट करना होता है तो H पैरामीटर में फाइंड आउट क्या करना होता है, ये H11, H21
H12 और H22। ठीक, इन चारों को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार आउटपुट को सॉर्टेड करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी मिल जाएंगे, फिर इनपुट को ओपन कर देंगे तो ये दोनों क्वांटिटी मिल जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमको पहला क्वेश्चन, जो सबसे आसान क्वेश्चन मिला उसमें, वो क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर PDF मिली होगी तो PDF में शायद आप लोगों को दिखा पाऊँ। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसको अगर ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो उसके बाद आप लोग सेकंड को भी बड़े आराम से कर सकते हैं, सेकंड के बाद फर्स्ट को भी बड़े आराम से कर सकते हैं, और फर्स्ट के बाद नीचे फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ और फिफ्थ था, ये है फोर्थ क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, और सबसे नीचे है फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से सारे किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया सकते, एक ही तरीके से सारे किए जा सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि 2-3 मेथड आप लोगों को पता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस को एक तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को, किसी एक फाइनल वाले क्वेश्चन को ले लेंगे हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिख भी रहा है तो इसको हम लोग अलग से ले लेंगे और अलग तरीके से करेंगे। ठीक, मतलब डायरेक्टली इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पता चल जाएगा कि कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से मैं बैक चल रहा हूँ अपने पिछले पेज पे। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ए, उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चंस मुझे लिख लेने पड़ेंगे। यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया गया है, 60 ओम का सॉरी, और यहाँ 40 ओम का लिया गया है। ठीक, इधर से करंट जो ली गई है वो I1 ली गई है, और इधर से जो करंट ली गई है ये I2 ली गई है। एज्यूम हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक, उसके बाद इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमको H पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। अब H पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि हम लोग पहले फर्स्ट 2 पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट वाले दोनों को। फर्स्ट 2 में क्या आएंगे, पहली क्वांटिटी हमारी आती है H11। ठीक, H11 की वैल्यू क्या होगी, ये इनपुट इम्पीडेंस के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं 2 तरीके से बताया हूँ यहाँ पर भी कि कैसे आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। H11 क्या होता है जनरली, V1/I1 के बराबर। मैंने अभी भी लिखा था पिछले पेज पर, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है H11 की वैल्यू क्या है, V1/I1, या इसको हम लोग इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं विद सॉर्टेड आउटपुट। अब इसी काम को मैं करने जा रहा हूँ। हमको V1/I1 निकालना है, तो उस केस में क्या रहेगा, आउटपुट सॉर्टेड रहेगा। तो इस को मैं फिर से रिड्यूस करके बना लेता हूँ तो कि हमको समझ में आए। देखिए इसका रिड्यूस सर्किट क्या बनेगा, आउटपुट को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये आपका आउटपुट शॉर्टेड हो गया। यहाँ जो वोल्टेज मैंने V2 लगाया था उसको मैंने 0 कर दिया, V2 = 0 मान लिया आपकी बार। ये कितना हो जाएगा, 40 ओम। इधर से करंट I2 आ रही होगी अभी भी, इधर करंट I1 आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारा, V1 अप्लाइड है। ठीक, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप लोग डायरेक्टली इनपुट इम्पीडेंस निकाल लीजिए। डायरेक्टली इनपुट इम्पीडेंस निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे 60 ओम आपने ले रखा है, इसको 60 ओम लिख देता हूँ मैं। डायरेक्टली इनपुट इम्पीडेंस निकालने का मतलब क्या है, इन 2 टर्मिनल्स के बीच में इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना है फाइंड आउट कर लीजिए डायरेक्टली, तो इनपुट इम्पीडेंस पता चल जाएगा। तो देखिए सिंपली आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कुछ मान लूँ P और Q, तो P और Q पॉइंट्स के बीच में ये जो दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं 40 ओम और 60 ओम, ये दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको फार्मूला पता है। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला अगर आपको पता है तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं पैरेलल के लिए फार्मूला R = R1 R2 R1 + R2। ये मैं करने जा रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 40 × 60 40 + 60। ठीक, 2400 / 100, 2 0 कट जाएंगे।
ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी H11 की। आप लोग अपने PDF में, शायद आप लोगों के पास PDF हो तो PDF में अगर देखेंगे तो H11 की वैल्यू इतनी आई हुई है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, H11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 ओम। इसके बाद देखिए अब हमको क्या निकालना है, H21। ठीक, तो मैंने लिखा था H21 की वैल्यू कितनी आई हुई थी, जो H21 की वैल्यू आती है वो आती है जनरली I2/I1 के बराबर। ठीक, अब I2/I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किएंगे V1। ठीक, और इसमें करंट I1 इंटर कर रही है, इधर से करंट I2 जा रही है, तो इसमें जो करंट जा रही होगी, अब यहाँ पे देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके हमको इसमें I1 और I2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद I2/I1 करना पड़ेगा। तो यही काम करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग I2/I1 का रेशियो भी निकाल सकते हैं लगा करके। जो दूसरा तरीका है उसमें भी यही करना है, जैसे कि मैंने डायरेक्टली इनपुट इम्पीडेंस निकाला, इसको आप ऐसे ना निकाल करके अगर आप एक ही बार यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आपको दोनों क्वांटिटीज एक साथ मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा आसान पड़ता है। यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप लोग, I1 की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालेंगे, फिर I2 की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालेंगे, दोनों ही V1 के टर्म में आएंगे। ठीक, यहाँ देख पा रहे होंगे कि V1 दिया हुआ है, V1 के कारण दोनों करंट फ्लो कर रही है, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट कर दीजिए, I2/I1 कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग चाहें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए सीधे और दोनों क्वांटिटी एक साथ फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला जो हमारा लूप है इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से। ठीक, इस लूप में करंट I2 फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से। ठीक, अब ये जो हमारी लाइन है 60 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें हमारी करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 यहाँ से। ठीक, यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से आउट आ रहा है, दोनों करंट नीचे जाएंगी, तो ये करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 फ्लो करेगी। ठीक, अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लगाने जा रहे हैं पहले लूप में किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से इधर चलेंगे, I1 यहाँ पे है, यहाँ पे जो करंट है क्या है, I1 प्लस I2 है, तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ 60, ये भी हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज माइनस V1 इज इक्वल टू 0। माइनस V1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इधर से जब जा रहे होंगे तो हमने माना हुआ करंट यहाँ से जा रही, तो ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा। V1 में हम लोग माइनस टर्मिनल से एंटर करेंगे, माइनस V1 लिखा मैंने, इज इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं 60 I1 प्लस 60 I2 इज इक्वल टू V1, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक, इसी तरह से दूसरे में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ दूसरे में जब लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा I2 करंट इंटर कर रहा है, तो हो जाएगा हमारा 40 इंटू I2 प्लस इधर से जा रहा है, इसमें फिर से दोनों करंट्स इंटर कर रही हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 I2 प्लस 60 I1 प्लस 60 I2 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 100 I2 प्लस 60 I1 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से मैं यह भी लिख सकता हूँ 100 I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 I1, या यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं I2/I1 की वैल्यू, I2/I1 करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 60/100, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 0.6। ये किसकी वैल्यू आ गई, I2/I1 की। तो यही आप लोगों को चाहिए था, ये I2/I1 क्या है, H21 की वैल्यू है। ठीक, तो आप लोगों के H11 की वैल्यू यहाँ मिल चुकी थी। अब देखिए H11 की वैल्यू हमें यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा H11 की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको I2 की वैल्यू मिल गई I1 के टर्म में। ठीक, तो मैं यही पुट कर देता हूँ इसमें, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या, I2 इज इक्वल टू माइनस 6/10 टाइम्स ऑफ I1। यहाँ से देख लीजिए, इधर लेके चला आऊँगा, 6/10 आए हुए, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, जो V वाला इक्वेशन था पहला वाला हमारा, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आ रहा है, यह आ जाएगा 60 I1 प्लस 60
I2 की वैल्यू कितनी होगी, -6/10 टाइम्स ऑफ I1, ठीक, इज इक्वल टू V1। अब देखिए ये हो जाएगा 60 I1 माइनस ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 I1 इज इक्वल टू V1, ठीक। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 24 I1 इज इक्वल टू V1। यहाँ से देखिए कितना आ गया V1/I1 की वैल्यू अगेन आ गई 24 ओम, दिख रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ भी निकाल रखा था। तो जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस निकाला था मैंने, वो डायरेक्टली मैंने इस सर्किट से निकाला हुआ था, जो आया था 24 ओम। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि V1/I1 हम कर रहे हैं तभी वही आ रहा है 24 ओम, यानी कि क्या है, दोनों सही हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। अगर किसी को I1 I2 में कन्फ्यूजन होगा कि कैसे इसमें हम निकाल करके डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं PDF बना के भेज दूंगा इसका, कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है 2-3 तरीके से, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये पूरा सॉल्यूशन था हमारा इस क्वेश्चन का। इतने इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे सॉल्व करना है। मतलब जो भी क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में दिख रहे हैं तो आपको सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लगाना है। दोनों में 2 लूप बनेंगे, ये फर्स्ट लूप बनेगा, सेकंड लूप बनेगा, दोनों लूप्स में किरचॉफ वोल्टेज लगाना है। किरचॉफ वोल्टेज लगा करके सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा H11 और H21 की वैल्यू, ठीक। अभी हमको कुछ और भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी तो मैंने क्या किया था, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया था और इनपुट सेक्शन से इनपुट इम्पीडेंस और वो निकाल लिया, ठीक। अब देखिए हम अभी और आगे बढ़ेंगे। तो अभी 2 क्वांटिटी हमको और निकालनी है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे सर्किट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसको कर लेता हूँ मैं कॉर्नर में, ठीक। आप लोगों को सर्किट दिख रही होगी अभी भी, तो सर्किट की जरूरत चूँकि मुझे है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस में हमको करना क्या है, ये जो था इनपुट इसको ओपन करेंगे, अब सॉरी आउटपुट ओपन होगा और इनपुट में हम लोग I1 की वैल्यू 0 मान लेंगे, ठीक। तो अगर I1 की वैल्यू हम 0 मान लें तो देखिए इसमें अगर करंट कोई इंटर नहीं कर रही है तो इधर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, मान लेंगे हम। तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होगा तो V1 की वैल्यू इधर मान लेंगे कि 0 होगा। लेकिन हाँ, अब जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, सॉरी इस सर्किट को मैं फिर से फॉर्म करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारा 60 ओम है और यहाँ पे हमारा 40 ओम है, ठीक। अब की बार हमको क्या करना है, I1 इसको 0 कर देना है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, V2 एज इट इज रहेगा, इसमें करंट I2 इंटर कर रही होगी, ठीक। अब अगर हम लोग इसको I1 को 0 कर दे, करंट हम लोग मान लें कि नहीं फ्लो कर रही है, तो उस केस में जो हमारा इसके पॉइंट्स A और B के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो पॉइंट P और Q के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट और P और Q के बराबर के P और Q पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट और A और B पर भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है V1, तो यहाँ से हम लोग 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं। 2 चीज़ें जो बची हुई है हमारी, हमको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है। जनरली मैंने लिखा हुआ था H12 और H22, ठीक। अब H12 और H22 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H22 क्या है, जनरली हमारा आउटपुट एडमिटेंस था, ठीक। अब आउटपुट एडमिटेंस था तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ही लूप है, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। तो H22 आउटपुट एडमिटेंस था, इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली I2/V2 निकालना है हमको, ठीक। अब I2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो देखिए यहाँ वोल्टेज V2 है और यही करंट, इसके कारण करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो इसमें इफेक्टिव करंट जो होगी वो करंट इधर से जाएगी, इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। इस साइड कोई भी करंट नहीं जाएगी, ठीक। जब इस साइड कोई भी करंट नहीं जाएगी तो V2 के कारण सिर्फ I2 फ्लो करेगी और इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 40 + 60, दोनों सीरीज में है और सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इस केस में 100 ओम हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V2 = I2 × 100 ओम, सीधा मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं I2/V2 की वैल्यू, I2/V2 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 1/100,
100 ओम, ठीक। और 1/100 ओम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.01 मो, ठीक। या इसको हम लोग उल्टा ओम बना के दिखाते हैं, ये भी बना सकते हैं आप लोग, दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि एडमिटेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा? मो होगा, MHO, ठीक। या उल्टा ओम बना के दिखा दीजिए। ये हमको क्या मिल गया? I2/V2 की वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, हमको V2 पता चल गया, I2 पता चल गया। I2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। I2 की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे जो आएगा वो V2/100 ओम के करीब आएगा I2 की वैल्यू। अब यही I2 इस 60 ओम में फ्लो कर रही है, यही करंट तो इसमें जा रही है। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक। तो I इंटू आर कर देंगे, तो I2 है इंटू आर, यानी कि हमको मिल जाएगा V1 इक्वल्स टू 60 इंटू I2, ठीक। और 60 इंटू I2 कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा? 60 इंटू I2 की वैल्यू क्या है? V2/100, ठीक। अब ये V1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको फिर से हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया V1 इक्वल्स टू 60 इंटू V2/100, ठीक। अब हमको निकालना क्या था? मैंने अभी भी लिखा था ये I2/V2 की वैल्यू निकाल रखा है मैंने। H12 क्या होता है, ठीक। तो H12 का वैल्यू पीछे आप लोग देख सकते हैं, पहले पेज पे मैंने लिखा हुआ था। H12 V1/V2 के बराबर होता है, ठीक। तो H12 की वैल्यू यही हमको फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखिए इसमें H12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? V1/V2। H12 इक्वल्स टू V1/V2, और इसके बराबर आएगा 60/100 के बराबर। यहाँ से देख सकते हैं V2 किधर लेकर मैं चला गया, मैं यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? 0.6 के बराबर। और चूंकि ये वोल्टेज का रेशियो, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, ठीक। तो H12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को H12 की वैल्यू यहाँ मिल गई। I2/V2 है, ये किसकी वैल्यू है? H22 की वैल्यू मिल गई आप लोगों को। उसके बाद इसके जस्ट पहले हमने निकाल रखा था, ये निकाल रखा है मैंने V1/I1, जो H11 की वैल्यू थी, H11 की वैल्यू थी, ये हमारे पास है। और इसी तरह से मैंने निकाल रखा था H21 की वैल्यू, ये, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको इस सर्किट के लिए चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स मिल गए हैं। आप लोग आंसर मैच करेंगे तो शायद आप लोगों का आंसर भी मैच करेगा। एक्चुअली आंसर मैच किया हुआ है क्योंकि PDF में आंसर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ ऐसे सॉल्व होती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अभी वीडियोज़ लंबी हो रही हैं थोड़ी, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियोज़ लंबी होंगी, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है। और चूँकि समझाना भी है, अगर सेल्फ सॉल्व करना हो तो आदमी तुरंत कर ले, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब देखिए फिर से मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फिर से देखेंगे एक और क्वेश्चन हम लोग, ठीक। तो PDF में जो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों के, इसी का B पार्ट, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इससे होगा सेम इसी तरह से, ठीक। बट इसका दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उन्होंने, अब की बार एक रेजिस्टेंस इधर लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लिया है, ठीक। ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया। इधर से फिर से वही मानेंगे I2 करंट है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? V2 है। ये जो पोर्शन है ये हमारा V1 है, और इधर जो करंट इंटर कर रही है वो हमारा क्या है? I1 है, ठीक। जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ली गई है ये है 10 ओम ली गई है, और इसको 20 ओम लिया गया है, ठीक। सॉरी, ये 20 ओम लिया गया है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, पहले V2 को सॉर्टेड करेंगे, और V2 को सॉर्टेड करके क्या करेंगे? दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो V2 को 0 करने के बराबर क्या होगा? हम लोग क्या निकालेंगे? फॉर H11 एंड H21 V2 इक्वल्स टू 0। ये मैं पीछे से ही लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी बताए थे, जब V2 की वैल्यू 0 करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी हमको मिल जाएंगी, ठीक। अब फिर से हम लोग करेंगे क्या? H11 निकालना है। H11 की वैल्यू क्या थी? V1/I1 इनपुट इम्पीडेंस। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जब रिड्यूस किए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूँ। ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी? हट जाएगी, V2 0 हो जाएगा, और ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा,
जो करंट इधर से आ रही है वो करंट चूँकि हमेशा एजी पाथ को फॉलो करती है, तो वो करंट इस 20 ओम के रेजिस्टेंस से पास नहीं करेगी, बल्कि वो इस शॉर्ट सर्किट वाले पाथ को फॉलो करेगी। ठीक, 20 ओम के रेजिस्टेंस, यहाँ पे यही चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल होता है कि आप ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट इसमें केबल लगा देंगे, लेकिन जैसे आप केबल लगा देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे चूँकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट होने के केस में इस रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, पूरी की पूरी करंट इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू होकर जाएगी। तो इस केस में ये रेजिस्टेंस हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक, और जब इफेक्टिव नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे, इस 20 ओम को हम लोग निगलेक्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए 20 ओम को तो निगलेक्ट कर रहे हैं, अब हमारा I1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए। सॉरी, V1 अपन I1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो I1 की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो चूंकि V1 के कारण करंट I1 फ्लो कर रही है और ये हमारा इफेक्टिव नहीं रहा, 20 ओम क्या है, इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक, अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इधर से जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी, या डायरेक्टली आप लोग सकते हैं V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 10। ठीक, V1 इज इक्वल टू I1R। ठीक, ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि ये जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के क्रॉस भी होगा। ठीक, तो यहाँ V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 10 हो गया। यहाँ से आप लोग सीधे निकाल सकते हैं V1 अपान I1 की वैल्यू जो 10 के बराबर आएगी। ठीक, तो V1 अपान I1 किसके बराबर आ गया, 10 ओम के बराबर, और यही क्या है, H11 की वैल्यू है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक, छोटा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को निकालना है क्या, H21 की वैल्यू। H21 की वैल्यू क्या होती है, तो जो हमारा H21 होता है वो होता है I2 अपान I1। ठीक, अब I2 अपान I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जितनी करंट इधर जा रही है तो I2 जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग ले सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2। अब यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, I2 अपान I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, H21 की वैल्यू। ठीक, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने ऐसे कुछ अज्यूम किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो I2 है वो जो I1 करंट आ रहा है जैसे उसका अपोजिट फ्लो कर रही है, मतलब हम I1 को I2 के बराबर मान सकते हैं, चूँकि करंट इसमें नहीं है इसलिए। ठीक, मैंने इस इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को अभी फिलहाल हटा लिया है। अब इफेक्टिव नहीं है तो इसके कारण ये हमारी वैल्यू जा गई। ठीक, अब सोचिए कि अगर हमको अगले दो फैक्टर्स निकालने हो, यानी कि दो अगले क्वांटिटी निकालनी हो जो हमने निकाल रखे हैं अभी तक, तो H11 निकाल लिया, H21 निकाल लिया, अब हम निकालें क्या है, H12 और H22, ये दोनों क्वांटिटी निकाली है। ये किस केस में निकाला जाता है, जब हमारा करंट क्या हो, जीरो हो। करंट जीरो होने का मतलब क्या है, I1 करंट को जीरो मानेंगे, तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप अब की बार इसके क्रॉस होगा, अब हमारा 20 ओम इफेक्टिव होगा। इस केस में नॉन इफेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब 20 हमारा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक, इस केस में ये वाला टर्मिनल ओपन हो जाएगा आप, और यहाँ जो वोल्टेज लगा होगा क्या होगा, ये V2 होगा। ठीक, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 हो गया, इधर से कोई करंट नहीं आ रही है, तो इसमें जो भी करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ V2 करंट फ्लो करेगी। ठीक, तो V2 किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से V2 इज इक्वल टू I2 इंटू 20। ठीक, जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूँकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज V1 होगा वो भी V2 के बराबर ही होगा, क्योंकि इधर से जो वोल्टेज हम नाप रहे हैं वही वोल्टेज इधर से मापा जाएगा। ठीक, तो V2 के बराबर क्या हो जाएगा, V1, तो V1 बराबर भी क्या हो जाएगा, I2 इंटू 20। ठीक, अब आप लोग निकाल सकते हैं दो चीज़ें और। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं आप लोग, H12 की वैल्यू और H22 की वैल्यू। H12 की वैल्यू कितनी होती है, H12 जो होता है वो होता है V1 अपान V2, V1 अपान V2। V1 अपान V2 करने का मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को I2 इंटू 20 अपान I2 इंटू 20 हो जाएगा 1। ठीक, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, H122 का 1। अब इस तरह से देखिए H12 मिल गया। H22 की वैल्यू कितनी होगी, H22 की जो वैल्यू होती है H22, इसकी वैल्यू होती है I2 अपान V2, I2 अपान V2। ठीक, अब यहीं से देखिए I2 अपान V2 निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। I2 अपान V2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा, तो 1 अपान 20 के बराबर आ जाएगा, जो की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.05 मो। ठीक, तो
इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे निकल चुका, हमको मिल गया H12 की वैल्यू मिल गई, मैं मार्क करता हूँ रेड से, H12 की वैल्यू मिल गई, H22 की वैल्यू मिल गई, H21 की वैल्यू मिली हुई है, किधर निकाला गया है, ये H21 की वैल्यू मिली हुई है और H11 की वैल्यू मिली हुई है, ये ठीक। तो ये 4 H पैरामीटर्स हमको मिल गए, ठीक, इस सर्किट के रिगार्डिंग। तो इस सर्किट में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे पहले केस में ये इफेक्टिव नहीं था, दूसरे केस में 10 ओम वाला इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि आसान था, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, वैल्यूज ऐसे निकाली गई हैं, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ है। टफ होने का मतलब टफ क्या है, नेटवर्क को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक। और जब नेटवर्क बढ़ जाता है तो उसमें हमको अलग कॉन्सेप्ट कुछ और भी यूज़ करना पड़ता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे टफ है, उसको मैं करने जा रहा हूँ। देखिए नेटवर्क में है क्या क्या। यहाँ जो नेटवर्क बनाया गया है वो नेटवर्क कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये आपके पीडीएफ का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो पीडीएफ भेजा गया है आप लोगों को उसका दूसरा क्वेश्चन है। ये नेटवर्क ऐसे है, ये 1 ओम लिया गया है, ये भी 1 ओम लिया गया है, ये 3 ओम लिया गया है, ठीक, ये 2 ओम लिया गया है और ये अगेन 2 ओम लिया गया है, ठीक। फिर से कंडीशन वही है, इधर से करंट हमारी I2 फ्लो करेगी, इधर हमारा वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा, इधर से हमारी करंट I1 फ्लो करेगी और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, ठीक। अगेन फिर हम लोगों को वही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो V1 होता है और I2 होता है, ये किसका फंक्शन था, I1 और V2 का, ठीक। यहाँ मैंने लिखा था H11 प्लस H12, यहाँ लिखा था मैंने H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक। ऐसे कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ था, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन से वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग करना क्या है, H11 और H21 की वैल्यू निकालने के लिए V2 को जीरो करना है। V2 को जीरो करने का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट में कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, ठीक। अब देखिए अगर आप लोग इसमें KVL लगाएंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक। और 3 इक्वेशन बना करके सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा उससे भी, या इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब पहले आप I1 निकालिए, पहले इसका पूरा इफेक्टिव इंपीडेंस निकाल दीजिए, ऐसे ही इफेक्टिव इंपीडेंस निकाल देंगे तो आप लोगों को H11 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक। उसके बाद I1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर I2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद V2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सारा कुछ निकालने के बाद हमको क्या पता चलेगा, ये नेटवर्क कैसे सॉल्व होगा, ठीक। इसमें एक छोटा सा ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बीच में देखेंगे तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ये पाई नेटवर्क है, ठीक। 1 ओम 3 ओम और 2 ओम मिलकर के क्या बना रहे हैं, पाई नेटवर्क। अगर इस पाई नेटवर्क को मैं टी नेटवर्क में चेंज कर लूँ तो ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में चेंज कैसे करते हैं, तो ये जो आप लोगों ने BC फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर पढ़ा होगा पहले से ही, देखिए BC थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग तो पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पाई नेटवर्क कुछ इस फॉर्म में हो, और इसके अंदर टी नेटवर्क हो, टी नेटवर्क को मैं वाइट से बनाता हूँ, ऐसे, ठीक। तो पाई के इम्पीडेंसेस की वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 और इसकी वैल्यू दी हुई है 2, ठीक। अब ये हमारे मान लो कि R1 जो हमारे टी के हैं उनको R1 R2 और R3 में जूम कर लेता हूँ, ठीक। अब R1 R2 R3 की वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम लोग करते क्या हैं, जब R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है
ऊपर इन दोनों को लिखते हैं, नीचे सबके सम को लिखते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो R1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या 3 1 जा 3 1 3 अपान 3 + 1 + 2, जनरली इसको मैं कर रहा हूँ 3 × 1 अपान 3 + 1 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/3 4 2 6, यानी कि 1/2 ओम। ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से जब आप लोग R2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R2 जब कैलकुलेट करना होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 अपान नीचे वही आएगा 6c, यानी कि आ जाएगा 1 ओम। ठीक, और जब आप लोग R3 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई अगेन 6 आएगा इज इक्वल टू 1/3 ओम। हमको टी नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस मिल गए जिनकी वैल्यू क्या है 1/2 1 और 1/3। ठीक, अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को मैं यहाँ टी नेटवर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक, इसको निकालने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपको R1 फाइंड आउट करना होता है तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, पाई नेटवर्क के सारे रेजिस्टेंसेस के सम से। ठीक, उसी तरह से जब R2 निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं और सम तीनों के सम से डिवाइड करते हैं जो 6 था। फिर इस तरह इसको जब निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ऐसे किया जाता है। अब इसका इक्विवेलेंट जो टी नेटवर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, यही मैं बनाता हूँ। तो टी नेटवर्क इक्विवेलेंट कुछ ऐसे बनेगा हमारा अपान में ये। ठीक, ये टी के फॉर्म में हो गया। हमारा जो R1 था वो क्या है 1/2 आ गया, जो R2 है वो कितना आ गया 1 आ गया, और जो R3 है नीचे जो मैंने लिया हुआ है वो कितना आ गया 1/3। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इस नेटवर्क से इस पाई नेटवर्क को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ। जब इस नेटवर्क से इस पाई नेटवर्क को मैं रिप्लेस करूँगा तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, इसको चेंज करने जा रहा हूँ। इस कैलकुलेशन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इसका रिड्यूस्ड सर्किट बनाने जा रहा हूँ, यानी कि पाई को टी में कन्वर्ट करके। देखिए इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच, सॉरी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स जो हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है पाई नेटवर्क है। तो इन्हीं के बीच में ये दोनों पॉइंट और इधर इनपुट सेक्शन पे ये दोनों पॉइंट, इन्हीं चारों पॉइंट्स के बीच में हम टी नेटवर्क को पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो मैं पुट करने जा रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये 1 ओम। इसके बाद पाई के साथ यहाँ टी जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2। फिर नीचे आएंगे जो भी होगा ये जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा। इसके आगे 2 ओम और है तो इसके आगे 2 ओम और जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, कुछ इस तरह का नेटवर्क बन गया। यहाँ पे क्या है, ये 1 ओम ऑलरेडी गिवन है। ये टी नेटवर्क जो मैंने निकाला था उसका ये है, तो ये हो जाएगा 1/2 ओम। ये क्या है, टी का ही है, तो ये हो जाएगा 1 ओम। ये दिया हुआ है ऑलरेडी 2 ओम, और ये कितना आया था 1/3 ओम। ठीक, अब देखिए ये जो मैंने नेटवर्क बनाया रिड्यूस्ड इतना, ठीक, इस नेटवर्क को देख करके आपको क्या लग रहा है, इसी चीज़ को हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं चाहे तो। मैं चाहूँ तो इस चीज़ को रिड्यूस करके क्या कर सकता हूँ, जो दोनों सीरीज में इनको एक साथ लिख दूँ, इधर जो दोनों सीरीज में इनको एक साथ लिख दूँ, तो भी वही बात होगी, नेटवर्क तो सेम रहेगा। तो इसको मैं फिर से लिख बना देता हूँ। 2 + 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पास आएगा जिसका वैल्यू होगा 3/2 ओम। फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस और आएगा जिसकी वैल्यू होगी 1 + 2 3 ओम, और एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी हो जाएगी 1/3 ओम। ठीक, 1/3 ओम इस तरह से आ गया। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करना चाहें H11, H21, H22, H12, ठीक, तो ये चारों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान सर्किट बन गया। ये सेम सर्किट हो गई पीछे वाले की तरह। पीछे वाले में एक तरफ ये नहीं था, एक बार ये नहीं था, अभी दोनों है। ठीक, चलिए करते हैं इसको भी। जो हमारे रेडियो सर्किट आई वही आ गई, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट से पाई नेटवर्क को मैंने टी नेटवर्क में चेंज कर लिया। टी नेटवर्क में चेंज करने के बाद जो रिड्यूस सर्किट बची हमारे पास वही आ गई। देखिए इतना बड़ा सर्किट रिड्यूस होकर के इतना छोटा सा हो गया। अब इस सर्किट को हमको सॉल्व करना है जनरली। ठीक, तो मैं बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ। मुझे जब इस सर्किट की जरूरत है मैं सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट से काम कर लूँगा। ये है, ठीक, आप लोगों को ये सर्किट दिख रही होगी जो हमारे पास रिड्यूस सर्किट बची हुई है। यहाँ पे फिर से वही होगा, इस साइड से करंट हमारी जो आएगी वो I1 होगी,
इस साइड से जो करंट जाएगी वो I2 होगी, यहाँ वोल्टेज हमारा V2 लिया जाएगा और यहाँ वोल्टेज हमारा V1 लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको फिर से निकालना है H11 और H21। H11 H21 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आउटपुट शार्ट करेंगे। तो आउटपुट शार्ट कर देता हूँ। फिर से हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा, नेटवर्क को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेटवर्क को आप लोग रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी सर्किट हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। आउटपुट मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहाँ से करंट I2 आएगा ही आएगा और इधर से करंट I1 आएगा। ठीक, यहाँ वोल्टेज V1 है। इन सब की वैल्यूज पता है, 3/2, 1/3 और इसकी वैल्यू है 3। ठीक, अब देखिए सिंपली अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, वही H11 H21। तो H11 H21 के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1/I1 निकालेंगे तो आती है वैल्यू H11 की, और H21 की वैल्यू क्या आती है, I2/I1। ठीक, ये दोनों हमको निकालनी है वैल्यूज। अब सिंपली हम लोग इसमें किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो देखिए इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है। तो इसमें जो करंट इंटर कर रही होगी 1/3 ओम में, वो क्या होगा हमारा I1 + I2। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें जब किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, I1 × 3/2 प्लस I1 + I2 × 1/3 माइनस V = 0। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 3/2 I1 + I1/3 प्लस I2/3 = V। ठीक, यहाँ से इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 1 प्लस 2I1। ठीक, प्लस I2/3 = V। यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 I1 प्लस, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम भी ले लूँ 3 और 6 का, तो यहाँ आ जाएगा 2। मैं सीधे लिख देता हूँ 2I2 = 6V। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये आ जाएगी वैल्यू। पहला इक्वेशन मिल गया। इसके बाद दूसरे वाले लूप में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरा लूप में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो हमारा आ जाएगा सीधे 3I2, इधर चल रहा हूँ मैं, इसमें फिर जाएंगे प्लस I1 + I2 × 1/3 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3I2 + I1/3 प्लस I2/3 ठीक, = 0। यहाँ I2 जोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 और एक ये 10 I2/3 प्लस I1/3 = 0। या दोनों 3 को कॉमन लेकर के इधर भेज दीजिए, 0 में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 I2 = -I1, या I2/I1 निकाल दीजिए तो आ जाएगा आपका I2/I1 = -1/10। ठीक, और I2/I1 है किसके बराबर, यहाँ लिखा गया है H21 के बराबर, यानी आपको मिल गया किसकी वैल्यू, H21 की वैल्यू, यहाँ से सीधे मिल गई। ठीक, तो H21 की वैल्यू जो आ रही है आप लोगों के PDF में, वो -1/10 के बराबर निकाली गई है। ठीक, आपके PDF में भी ये निकाली गई है, H21 की वैल्यू -1/10 के बराबर, या इसको आप लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं, जो भी निकालना हो। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ से आपको 10I2 किसके बराबर मिला, -I1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ I2 को किससे, I1 के टर्म में। तो I2 को I1 के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए I2 = -I1/10, यहाँ से दिख रहा है, यही क्वांटिटी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ I2 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 प्लस 2 टाइम्स आप I2 की जगह पे माइनस आप I1/10 =
6V, ये V नहीं है V1 है, सॉरी कहाँ चला गया, V1 लिखा हूँ हर जगह, यहाँ V1 लिया गया था ना, ये V1 है हर जगह, ठीक, कन्फ्यूजन हो आप लोगों को। तो कितना आ जाएगा, 2 5 या 10, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 55I1 माइनस I1 इज इक्वल टू 6V1, या यहाँ से मैं I1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 6V1। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं V1 अपान I1, तो V1 अपान I1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 54 अपान 6, ठीक, सॉरी यहाँ से एक मिस्टेक हुई है, ये 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इधर तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ आ जाएगा 30V1, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 60V1 आएगा, ठीक, 30V1 सॉरी, यहाँ भी 30V1 होगा और यहाँ नीचे क्या आएगा 30, ठीक, और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/5 ओम, ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई 9/5 ओम, ये जो आ रही है V1 अपान I1 की वैल्यू ये किसके बराबर हो गई H11 के बराबर, ठीक, तो आपको यहाँ मिल गया H11 और इधर मिल गया H21, 2 पैरामीटर्स मिल गए। अब जो तीसरा पैरामीटर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल को ओपन करेंगे और सॉरी हाँ यहाँ V2 हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मान लेंगे कि इसमें करंट I1 क्या हो जाएगी 0, ठीक, तो इसी चीज़ को फिर से मैं आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे चूँकि सर्किट की ज़रूरत है मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। जो देखिए अब जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, I1 को मैं 0 मान रहा हूँ, 3/2 यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा I1 को जब मैं 0 मान लूँगा तो 3/2 इफेक्टिव नहीं होगा। अब इन दो टर्मिनल्स के बीच वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में होगा, ठीक, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ इन दोनों को, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा एक टर्मिनल ये होगा, एक रजिस्टर ये होगा, यहाँ हमारा अप्लाइड होगा क्या V2, इसके कारण करंट जाएगी I2, ठीक, ये हमारा कितना था 3 ओम का और ये कितना था 1/3 ओम का, ठीक, इधर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वो क्या मान लेंगे V1, ठीक। अब यही हमारे पास बचा नेटवर्क, इसी नेटवर्क से हमको आगे के कैलकुलेशंस करने हैं, इस नेटवर्क से आगे के कैलकुलेशन करने पे क्या आएंगे, देखिए अब इसमें जो करंट I2 जा रही है वो कितनी होगी, जो I2 होगी वो हमारी आएगी V2 अपान रेजिस्टेंस 3 + 1/3 के बराबर, यानी V2 अपान 3 3 जा 9 + 1 10/3, या जनरली इसको लिख सकते हैं 3V2 अपान 10, ये किसकी वैल्यू आ गई I2 की वैल्यू, ठीक। अब I2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं I2 अपान V2 की वैल्यू, तो I2 अपान V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी I2 अपान V2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/10, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, सॉल्यूशन मेरे पास होगा, अगर किसी को PDF चाहिए पूरा तो आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक। ये 3/10 आ गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं 0.3 के बराबर आएगा, किसकी वैल्यू हो गई I2 अपान V2 की, और I2 अपान V2 होता क्या है जनरली, ये होता है आपका H22, ठीक, तो आपको यहाँ से H22 की वैल्यू मिल गई। आपको क्या चाहिए H12 की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा अब बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए जगह चाहिए थोड़ा सा, अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी H12 की, ठीक। अब H12 कितना आएगा, H12 यह आता है आपका V1 अपान V2 के बराबर, V1 कितना होगा इसके क्रॉस, तो जो करंट I2 फ्लो कर रही है इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/3 में, तो V1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारे पास V1 कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू ये आई हुई है 3V2 अपान 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना
V1 इज इक्वल टू 3V2/30, यानी कि दैट्स इम्प्लाइज V1/V2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/30 के बराबर, या V1 जो V2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/10 के बराबर। ठीक, और V1/V2 क्या है हमारा H12। ठीक, तो हमको H12 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/10 के बराबर। तो ये वैल्यूज आई हुई हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें माइंडसेट लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे इसको। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा एक बोर्ड में ला देता हूँ। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट है। पहले टी को पाई में कन्वर्ट किया, सॉरी पाई को टी में कन्वर्ट किया, फिर टी से रिड्यूस सर्किट मैंने बनाई जो इतनी आई हुई है। रिड्यूस सर्किट से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आए हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने निकाला पहला इक्वेशन किरचॉफ वोल्टेज लगा करके, दूसरे में किरचॉफ वोल्टेज लगाया, वहाँ से ये आगे I2/I1 की वैल्यू, फिर सॉल्व करके निकाल लिया मैंने V1/I1 की वैल्यू। तो यहाँ से हमको मिल गया H21 और यहाँ मिल गया हमको H11। ठीक, इसके बाद फिर से मैंने क्या किया, पीछे वाले सर्किट को मैंने रिड्यूस कर दिया। इधर से I2 को मैंने क्या किया 0 कर दिया, तो इधर वाली सर्किट रिड्यूस हो गई। इधर वाली सर्किट रिड्यूस होने का मतलब यहाँ तक मैंने पूरा हटा दिया। इसके बाद ये जो बचा सर्किट इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया, 2 क्वांटिटी यहाँ से मिल गई। तो ये क्या थे 4 क्वांटिटीज हमको मिली हुई हैं। ठीक, तो अभी जो ये वीडियो लेक्चर था ये 1 घंटे का हो चुका है, चूँकि तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अलग दे रहा हूँ। अभी 2 नहीं 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो अभी 2 क्वेश्चंस हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ए और बी, 2 क्वेश्चन मैंने कराया, एक ये हो गया, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बाद एक वीडियो और है जो मैं अभी बना के डाल देता हूँ तुरंत, उसमें 3 क्वेश्चंस और हैं। वो क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं इनसे, लेकिन अगर आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत कुछ खास नहीं है, वो भी है आसान। ठीक, उसमें कुछ नए तरीक़ों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा दूसरा पार्ट है इसी का। तब तक के लिए थैंक यू।